विद्यार्थियों, फिजिक्स की जो इस लेक्चर सीरीज जो सत्र सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुधार फिजिक्स की सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमारी जो टॉपिक्स था वो कल में बताया था एंड में, लेक्चर के एंड में, कि आज हम जो लेक्चर नंबर फर्स्ट से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बाद हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। और जो हो सके कल या परसों तक मैं आपके लिए लेक्चर नया लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, जो आज का लेक्चर है उस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स का मतलब यहाँ ये है कि हम वो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो पेपर में आए हुए रिटर्न में, मतलब पिछली बार आ रखे हैं, और जो आपके बुक्स में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि एक क्यू आवेश जो हमारे पास क्या दे रखा, सुनना मेरी बात को, गिवन ले लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है, पहले मैं बोलता हूँ, एक क्यू कैपिटल क्यू आवेश को वर्ग के विपरीत कोनों पर रखा जाता है एवं स्मॉल क्यू आवेश को अन्य दो विपरीत कोनों पर रखा जाता है। मतलब कैसे, ये हमारे पास एक वर्ग है, इस वर्ग के जो है इसकी ए भुजा मान लेते हैं, ए भुजा वाला ये वर्ग है, इस ए भुजा वाले वर्ग के विपरीत कोनों पर, मतलब हमने मान लिया ए बी, ये सी और ये कितना है डी। तो ए और सी पर तो हमने क्या रख दिया, कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, और बी और डी पर हमने जो चार्ज रखा है वो चार्ज हमारे पास कौन सा है, स्मॉल क्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। टू फाइंड आउट, हमें क्या ज्ञात करना है, टू फाइंड आउट हमें ज्ञात करना है। ये कह रहा है अगर यदि क्यू नेट पर कुल आवेश बल शून्य, यदि क्यू नॉट चार्ज पर, मतलब कह रहा है कि कैपिटल क्यू पर लगने वाला कुल बल शून्य है। तो इसका मतलब जो एक चार्ज क्यू कोई भी ले लो, मान लेते हैं ये चार्ज ले लिया, इस चार्ज पे लगने वाला कुल बल कितना है, शून्य है। तो हमें क्या करना है, जीरो है। मतलब हमने मान लिया कि एफ ए पर जो नेट चार्ज है, एफ ए पर जो 5 चार्ज पहले से, तो उसका नेट फोर्स कितना है, 0 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर इस चार्ज पे जितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसके कारण लगेगा, एक इसके कारण लगेगा और एक लगेगा इसके कारण। तो देखते हैं हमारे पास कि बिंदु ए पर उपस्थित आवेश पर लगने वाला बल। तो लगने वाले तीनों बल निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे एक नंबर पे पॉइंट लेके बी के कारण। यहाँ बी के कारण का मतलब ये है कि बी पे जो चार्ज पहले से वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो बी पे जो चार्ज लगा रहा है वो इधर लगा रहा है, इसको मैं कितना मानूंगा, F1। ठीक है, तो बी पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, और F1 कितना हमारे पास, के कूलम के नियम से स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, और अपॉन में कितना हुआ, इसकी बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ए के कारण लगने वाला बल निकल गया। इसी प्रकार अब हमारे पास क्या निकालेंगे, डी के कारण। तो डी के कारण जो बल होगा, F2 बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। वापस वही चीज कि चार्ज क्यू कैपिटल क्यू और बीच की डिस्टेंस कितनी हमारे पास, ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितनी होगी, समीकरण नंबर जो दी मैंने 2। ठीक है, अब हमारे पास इस सी पर जो चार्ज है वो, पहले इसका जो बल लग रहा है वो निकाल दो डायग्राम से, ये बल इधर लगेगा F2। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, F1 व F2 का परिणामी बल। तो F1 व F2 का जो परिणामी बल है वो देखो कितना होगा, हमें पता है कि F नेट इस तरफ होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये हमारे पास कितना होगा, F नेट, और ये जो F नेट होगा वो कितना होगा, F नेट वेक्टर एडिशन से निकाले डियर स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 का ये मान कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, F नेट जो आएगा वो कितना देगा प्रिय विद्यार्थियों, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब F1 F2 का ये मान रखे और सोल्व करें तो हमारे पास समीकरण दिखी थी 3। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड का मान रखने पर,
तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर ये मान मैं रख दूं इसके अंदर, ये मान इसके अंदर रखे तो हमारे पास तो आंसर आएगा क्या, वो यही आएगा क्या, एफ बराबर √2 और कितना आ जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। ये हमने बल निकाल दिया। इसके वजह से इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमारे पास सी चार्ज है, सी पर उपस्थित चार्ज है, वो भी बल लगाएगा इसको, और सी पर बल जो होगा वो इस दिशा में होगा, इसको मैं क्या देता हूँ F3 बल देता हूँ। तो अब हमारे पास दो थर्ड पॉइंट है, वो क्या है, सी के कारण बल, और सी के कारण जो बल है वो कितना होगा F3 मान लेते हैं। F3 जो होगा कूलम के नियम से के क्यू अपॉन में डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी हमारे पास, तो ये विद्यार्थियों AC होगी। अब हमें क्या करना है, इस AC का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखा जाए तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा, ADC में, ADC में जो AC है वो कितना होगी √2 और कितना होगा ए। ये मैंने सीधा निकाल लिया। आप अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब अगर ये मान मैं रख दूं यहाँ पे तो कितना देगा F3 बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और कितना देगा हमारे पास √2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा के कैपिटल क्यू 2 अपॉन में ए स्क्वायर। ये आगे समीकरण नंबर 5। अब बोलेंगे कि चूंकि F3 व Fnet एक ही दिशा में है, अतः अगर एक ही दिशा में है, अतः परिणामी बल होगा, मैं मान लिया कि F रिजल्टेंट होगा, F ए पर लगने वाला नेट फोर्स वो कितना होगा, एक तो ये Fnet प्लस कितना होगा F किसके कारण 3 के कारण लगने वाला फोर्स। ये हमारे पास समीकरण दे दी है। फिर ये विद्यार्थियों जो ए पे लगने वाला नेट फोर्स है वो कितना है, क्वेश्चन अनुसार प्रश्न अनुसार 0 है। तो अगर ये चीज 0 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि F नेट जो फोर्स प्लस F3 का योग जो है वो कितना आएगा 0 के बराबर। यहां से दोनों की मान पुट करें तो के क्यू अपॉन में 2a स्क्वायर बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2 जो F3 का मान है, सॉरी ये तो हमारे पास F नेट कहाँ गया, ये तो F3 का मान रख दिया। F नेट का जो मान है ना वो मैं यहाँ से रख रहा हूँ। F नेट का मान कितना आएगा √2 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर। एक बार सुनना, जो F3 के कारण लगने वाला बल है ना तो वो यहाँ पर भी चार्ज कितना है कैपिटल क्यू और यहाँ पर भी चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। तो डियर स्टूडेंट ये जो फोर्स आएगा वो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और यहाँ पे जो आएगा वो क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू से क्यू कट गया, इस के से ये केस कट गया तो क्या होगा क्यू ये स्क्वायर से कट गया तो क्यू बटे में 2 इज इक्वल टू √2 क्यू। यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया कैपिटल क्यू बटे में माइनस का स्मॉल क्यू बराबर माइनस का 2√2। ये आपका आंसर है। मैं पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बारे में हम आगे चर्चा करें, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान दे रखा है। तो हमारे क्वेश्चन में m बराबर दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से एक उत्तल धागे जिसकी प्रत्येक की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको कितना रखा 40 सेंटीमीटर धागे से लटकाए गए और दोनों गोले समान आवेशित है। इसका मतलब दोनों गोले हैं जिनका द्रव्यमान दे रखा है, मान लिया एक का क्यू है एक का क्यू भी है, दोनों सेम चार्ज है और वो उसको पता नहीं कितना चार्ज दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। और उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी पाएगी 4 सेंटीमीटर पाएगी, मतलब डी बराबर 4 सेंटीमीटर पाएगी। तो प्रत्येक गोले पर ये तो हमें गिवन दे रखा है, तो प्रत्येक गोले पर हमें टू फाइंड आउट में ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक गोले पे चार्ज। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्यू ए और क्यू बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम इस डायग्राम के बारे में चर्चा करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर। देखो ये कह रहा है 200 ग्राम के दो गोले, तो ये हमने एक धागा ले लिया, दो धागे लिए 40-40 के, और ये हमारे पास क्या है, ये एक पहला ए बॉडी है और ये कितनी है दूसरी बॉडी है बी। एंगल तो बन रहा है, ये एंगल पूरा कितना माना
2 थीटा, तो इसका जो हाफ होगा वो थीटा हो जाएगा, इधर वाला भी कितना हो जाएगा थीटा। इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी पाएगी डी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी पाएगी एल। तो प्रिय विद्यार्थियों अब सुनना मेरी बात को, हमें इसके ऊपर जो चार्ज है मैं कितना मानता हूँ क्यू ए, इसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना है क्यू बी। तो हमें क्यू ए क्यू बी का मान निकालना है, इसमें मैकेनिक्स लगेगी जो हमने क्लास 11th में पढ़ी। देखो इस गोले का वेट है, अगर गोले का वेट है तो भार बल इसका क्या लगेगा नीचे की तरफ, और डोरी में जो तनाव बल उत्पन्न होगा वो किस तरफ लगेगा इस तरफ। तो अगर मैं तनाव बल को घटकों में विभाजित करूं तो तनाव बल का ये जो घटक अगर ये थीटा है एंगल, अगर ये थीटा एंगल है तो जेड से ये कितना हो जाएगा, देखो जेड से ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा आपस। तो मुझे पता है थीटा वाला घटक कौन सा होता है कॉस थीटा वाला, तो ये घटक कौन सा है टी कॉस थीटा। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों दोनों गोलों पर चार्ज समान है तो प्रतिकर्षण जो बल होगा इन दोनों गोलों के बीच में कार्य करेगा वो इधर बाहर की ओर होगा, मतलब जो प्रतिकर्षण बल है वो इस तरफ कार्य कर रहा है, जबकि इसका जिक्र ये टी का तनाव बल का ये घटक टी कॉस थीटा, तो तनाव बल का इधर वाला घटक कौन सा होगा टी साइन थीटा। क्योंकि निकाय संतुलन की स्थिति में है अर्थात संतुलन की अवस्था में, अतः संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में देखो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि जो mg मतलब जो उसका वेट फोर्स है उसको तो एक कौन संतुलित करेगा टी कॉस थीटा वाला घटक, और टी साइन थीटा वाला घटक जो है उसके भार बल को क्या करेगा संतुलित करेगा। तो देखिए तो टी साइन थीटा जो होगा वो तो किसके बराबर होगा के, इन दोनों गोलों का चार्ज वो सेम है, इसको मैं कितना मान लेता हूँ के लिए क्यू मान लेते हैं, तो के क्यू स्क्वायर, इसके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है डी स्क्वायर, ये तो हमारे पास समीकरण आ गई एक। और टी कोस थीटा जो है वो किस संतुलित करेगा इसके भार को संतुलित करेगा। अब देखो डोरी में जो तनाव बल है वो हमें ज्ञात नहीं है, डोरी में अगर तनाव बल ज्ञात नहीं है तो प्रिय विद्यार्थियों हमें इन दोनों समीकरण से पहले तनाव हटाना है, और जब भी टी कोस थीटा या टी साइन थीटा के दो में से कोई समीकरण टी हटाना तो पता है हमें भाग देना पड़ता है, और अगर थीटा हटाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है इसका स्क्वायर करके जोड़ना होता है, जो हमने क्लास 12th में सरल अवगति में से बहुत सारे इक्वेशन के बारे में चर्चा की होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करने पर, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करने पर हमारे पास कितना आएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी कॉस थीटा बराबर कितना आएगा के क्यू अपॉन में कितना आएगा डी स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा एम जी, यहाँ से हमारे पास टी से टी कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा टेन थीटा जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा डी स्क्वायर एम जी। अब हमें क्या निकालना है क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, तो मैं इस समीकरण से क्यू स्क्वायर एक साइड कर लेता हूँ, बाकी सारे खर्च उधर ले लेता हूँ, तो कितना आएगा डी स्क्वायर एम जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा के। ये हमारे पास इस सूत्र से हमें क्या निकाल सकते हैं क्यों निकाल सकते हैं, पर विधि विद्यार्थियों जो प्रश्नानुसार हमें थीटा का मान पता नहीं है। अब देखो यदि थीटा यहां तो थीटा है, यहां थीटा अति अल्प है, अति अल्प है, अगर थीटा अति अल्प है तो साइन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है थीटा के बराबर होता है, आपको पता है इस चीज के बारे में, जब थीटा किसमें हो रेडियन में। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो टेन थीटा है वो भी किसके बराबर होता है थीटा के बराबर होता है। इन दोनों टर्मिनोलॉजी से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास टेन थीटा है वो किसके बराबर लिख सकता हूँ साइन थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। अब अगर इसको मैं ए मानूं, ये बिंदु ओ मान लूं, ये बिंदु मैंने बी माना और इसको सी मान लूं, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ए ओ सी से, ए ओ सी से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास टेन थीटा है ना वो तो किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, तो डी स्क्वायर एम जी साइन थीटा अपॉन में कितना आएगा के। अब साइन थीटा का जो मान है वो कितना होता है लंब बटे में कर्ण, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, तो ये लंब कितना है बेटा डी बाई टू, और जो कर्ण है हमारे पास वो कर्ण कितना है 90 डिग्री के सामने वाला, और कर्ण कितना है इसका एल, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एल। तो यहाँ पे तो साइन थीटा है वो किसके बराबर आ गया डी अपॉन में 2l। अब ये जो मान है वो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास एम जी अपॉन में के इंटू ये कितना आ जाएगा डी अपॉन में कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा।
अब कुछ नहीं करना, हमें इसका निर्माण रखना है और हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अब हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम इसको हल को। तो पहले इसका वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल हमने क्या कर दिया, डी की क्यूब और कितना आएगा mg अपॉन में k इंटू 2l। मान रखना शुरू करते हैं। देखो पहला जो डी कितना हमारे पास प्रश्न अनुसार डी दे रखा हमें, ये रहा 4 सेंटीमीटर। तो डी का क्यूब कितना हमारे पास, डी का जो क्यूब है वो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 का जो क्यूब होगा वो कितना आ जाएगा, 4 तो 16 16 64, 64 इंटू सेंटीमीटर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर, ये हमारे पास सेंटीमीटर 2 और क्यूब करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई mg कितना है 200 ग्राम, 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी को हमें 10 लेना है, ये लो अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम कांस्टेंट के लिए 2 मल्टीप्लाई एल कितना है इसका, एल दे रखा हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर मतलब 40 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2 मीटर। सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को आगे। हमारे पास सोल्व करने पर कितना आएगा, देखो 64, एक तो 9 है हमारे पास, इससे मैंने काट दिया ये तो मिल गया 100। ठीक है, और जो एक 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 46 को काट देता है तो 1 और ये कट जाएगा 1 और कितना आ जाएगा 16, तो कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू की पावर ये माइनस 6, और ये जो बचा पावर में 1 बच गई इसकी पावर 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई कूलम कांस्टेंट कितना था 9, और 9 में से 2 चले गए तो कितना बच गए, 9 में से 2 गए तो 7। अब इसको सॉल्व करें, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये चला जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 बाहर निकल जाएगा। अब पावर सोल्व करें तो 6 3 9, 9 में से 2 करके कितना हो जाएगा प्लस के 7, माइनस के 7 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 14, तो माइनस के 14 का अंडर रूट तो कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 कूलम चार्ज होगा इस बॉडी पे। आज का तो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है सुनना है मेरे लिए, वो कह रहा है ए भुजा वाले संभव त्रिभुज के शीर्ष ए व बी पर क्यों अवेश रखें। सपोज करो एक संभव त्रिभुज है, इस संभव त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है वो ए है, इसके ए और बी शीर्ष पर क्या रखेंगे क्यू आवेश। तो ये हमारे पास प्लस क्यू है और यहाँ पर भी क्या रख दिया गया है प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया। तो ये कह रहा है बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। तो हमारे पास त्रिभुज का जो सी पॉइंट है उस सी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वो जाएगा इस तरफ, बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो क्या होगा इस तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको मैंने मान लिया कितना ई बी मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं ई ए। तो अब हमें क्या करना है ई और ई बी का क्या लेना है परिणामी निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, बिंदु ए पर स्थित, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है डियर स्टूडेंट वो ये है बिंदु ए के कारण, और ये जो है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर, बिंदु एस के कारण तीव्रता पड़ी हमने के क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। दिशा जो है वो ए से बी से किस तरफ है, ए से सी की ओर है, ए सी के। ये हमारे पास वेक्टर के पदों में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या निकालेंगे, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, ई बी बराबर के क्यू अपॉन में कितना होगा ए स्क्वायर, और इधर देखा जाए इसकी दिशा की बी से सी की ओर, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी बी सी कैप। अब हमें क्या निकालना है, ईबी ई और इसी के कारण ई और ईबी के कारण तीव्रता बन रही है उसका परिणामी ज्ञात करना है। तो अतः ई व ईबी के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो तीव्रता हमारे पास है वो कितनी होगी, ई नेट जो होगी वो अंडर रूट दी ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर और प्लस 2 ई ए ई बी और cos 60 डिग्री
क्योंकि समोह त्रिभुज के जो अंदर वाला बनने वाला कोण कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है हाफ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ई ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट बी ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी और कितना देगा हाफ, इसे कट जाएगा। अब देखा जाए समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से देखें हमें तो क्या मिल रहा है कि ई का जो मोड है वो किसके बराबर है, ईबी के मोड के बराबर है। अगर ई का मोड ईबी के मोड के बराबर है तो हमारे पास ये जो है बराबर, इसको हमने कितना मान लिया बार के लिए लेट कर लेते हैं ई, तो हमारे पास ये ई नेट कितना रहेगा, ई नेट जो आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट बी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर कितना देगा √3 ई, और ई का मान कितना है जो मैं क्वेश्चन फर्स्ट में देखा जाए तो √3 के क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल, ये कह रहा है क्यू आवेशों को दो भागों में विभाजित किया गया है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन में हमें क्या दे रखा है, एक कैपिटल क्यू आवेश है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, Q1 वह कितने में कर दिया Q2, और विभक्त करके उसको r दूरी पर रख दिया। विभक्त करके हमने क्या किया, जो Q चार्ज था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। सपोज करो ये लेट करते हैं Q चार्ज है, Q चार्ज को मैंने, जो हमारे पास Q चार्ज है उस Q चार्ज को मैंने कितना कर दिया Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके हमने क्या कर दिया इसको r डिस्टेंस पर रख दिया। ठीक है, और इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, मतलब टू फाइंड आउट हमें क्या निकालना है, टू फाइंड आउट कि प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त, देखो प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की जो शर्त है वो देखते हैं हमारे पास, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रतिकर्षण बल इसका मैक्सिमम कब होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी एक अधिकतम या न्यूनतम मान आ जाए ना, तो हमें क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया होगा उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, मैक्सिमा और मिनिमा। तो जब भी अधिकतम या न्यूनतम की शर्त आती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, उच्चिष्ट निम्निष्ठ की शर्त लगानी पड़ती है। पहले हम इस शर्त को देखते हैं। ये कहता है कि सपोज करो y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x, मतलब मैंने मान लिया कि y जो है वो x का फलन, ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ, उस चीज के बारे में हम पहले देखेंगे। उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए मस्ट भी शर्त क्या है, सबसे पहले इसका प्रथम अवकलन करो। तो प्रथम अवकलन कर दिया हमने तो dy/dx जो आया उसको बोलेंगे f'(x), इसको सबसे पहले 0 रखो। इसको 0 रखने पर हमें क्या निकलेंगे, x के मान निकलेंगे, x के मान ज्ञात करने। x के जो मान आएंगे उसके लिए वापस इसका द्वितीय अवकलन करो, d2y में dx इसके, जो x के मान है मैंने मान लिया कितना है a/b। तो a व b पर हम क्या लिखेंगे कि इसका द्वितीय अवकलन करने के बाद हम x बराबर पहले तो क्या रखेंगे a या x बराबर b, जो भी रखना है। अगर ये रखने पर अगर इसका जो मान है वो कितना आ जाए 0 के बराबर, तो ये क्या है, ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ। अगर इसका जो मान है d2y/dx² वो किसके बराबर आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो बड़ा आने पर ये क्या होता है निम्निष्ठ, और छोटे आने पर ये क्या होता है उच्चिष्ट होता है। तो हम जब शर्त लगाएंगे अधिकतम और न्यूनतम की, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इस बल का, देखो प्रतिकर्षण बल का अधिकतम व न्यूनतम मान निकालना है, वो भी किसके, इस चार्ज का। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो प्रतिकर्षण बल है इज द फंक्शन ऑफ चार्ज, वो मे भी Q1 हो सकता है, मे भी Q2 हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रतिकर्षण बल निकालो, उसका चार्ज के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अपने को अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट कर लेते हैं Q1 ये, तो Q2 जो है वो कितना होगा
Q माइनस Q1। श्योर सी बात है क्योंकि विभक्त करने पर हमारे पास Q जो आएगा वो Q1 प्लस Q2 में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। अब यहां से हम देखें कि इसके बीच बल, तो बल कितना आ जाएगा, K Q1 फिर Q माइनस Q1 बटे में कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास डिस्टेंस थी वो कितनी थी, R स्क्वायर। वापस अब हम निकालेंगे अधिकतम प्रतिकर्षण के लिए, अधिकतम प्रतिकर्षण के लिए, अधिकतम प्रतिकर्षण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बल का Q1 के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, क्योंकि मैंने समीकरण को Q1 के पदों में लेके आया। अब एक बात सुनना है यहाँ पर कि सर Q के सापेक्ष क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि विभक्त होने के बाद फंक्शन इन दोनों को बनेगा, इससे नहीं बने। तो जब Q1 के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो df अपॉन में d Q1 बराबर कितना हो जाएगा, कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो एक बार के लिए मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे हल करेंगे, ठीक है। तो के Q1 Q1 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। अब मुझे df अपॉन में क्या निकालना है, d Q1, वो कितना आ जाएगा, के Q1 के सापेक्ष करेंगे तो उसका कितना आ जाएगा Q, इसका कितना आ जाएगा 2Q1 बटे में R स्क्वायर कांस्टेंट है। जो प्रथम अवकलन आता है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के शर्तानुसार हम क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर निकाल रखते हैं, और इससे हम क्या निकाल लेंगे, Q1 का मान निकाल लेंगे। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो देखो डियर स्टूडेंट, हमारे पास के R स्क्वायर और कितना है Q माइनस Q, सॉरी 2Q1, उसको मैंने 0 के बराबर किया, तो ये फैक्टर तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो बराबर कौन सा होगा, ये वाला। इसे देखा जाए तो हमारे पास Q1 जो आएगा वो सॉल्व करने पर कितना आएगा, हल करने पर Q बटे में 2 होगा। अब ये जो Q1 का मान है वो Q बटे 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी तक उच्चिष्ट और निम्निष्ट की हमें जानकारी नहीं मिली। उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जानकारी निकालने के लिए हमें इसका द्वितीय अवकलन भी करना पड़ता है। द्वितीय अवकलन से पहले हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, ठीक है, क्योंकि द्वितीय अवकलन अगर 0 के बराबर है तो फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही क्या है, निम्निष्ट। अगर 0 से छोटा है तो फलन कह देंगे उच्चिष्ट है, और यदि 0 से बड़ा है तो फलन क्या है, निम्निष्ट। इसको आप ग्राफ समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने क्लास 11 में इसको पूरा डीप से समझाया, आशा करता हूँ आपको इस चीज को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसका करेंगे द्वितीय अवकलन करेंगे, जो हमारे पास समीकरण बनी थी, सॉरी जो बल की अवकलन इक्वेशन बनी थी ये वाली, इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे। प्रथम अवकलन समीकरण को मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार के लिए। तो समीकरण थी df अपॉन में d Q1 इज इक्वल टू के Q माइनस 2Q1 अपॉन में कितना आ रहा है, R स्क्वायर। इस समीकरण को मैंने दे दी समीकरण नंबर कितनी दे दी, 2, ठीक है। समीकरण 2 का इक्वेशन 2 का फिर Q1 के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, तो d2f अपॉन में d Q1। अब इसका जो अवकलन करेंगे तो k और R स्क्वायर तो कांस्टेंट है वैसे भी, इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, इसका करेंगे तो माइनस का 2, सोल्व करो तो 2k अपॉन में R स्क्वायर, जो कि क्या है 0 छोटा है। अतः फलन, अतः फलन तुम्हारे पास बल का जो फलन था इज द फंक्शन ऑफ Q1 के लिए Q1 बराबर Q बट्टे 2 पर अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्यरत होगा, अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्यरत होगा। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें सॉल्यूशन में गिवन क्या दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 पार्टिकल एंटर कर रहा है, एक तो प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और नेक्स्ट है अल्फा कण। अल्फा कण एंटर कर रहे हैं, तो उनके त्वरण का अनुपात निकालना है। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड आउट निकालना है उनके त्वरणों का
अनुपात। ठीक है, तो पहले हमारे पास देख लेते हैं इसके बारे में। प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है 1H1, इसका मतलब उसका मास भी कितना है m, और जो चार्ज है Q1 वो भी कितना है 1। इसका देखा जाए ड्यूट्रॉन तो 1H2, तो मास तो कितना है, न्यूट्रॉन को डी से लिखेंगे, प्रोटॉन को पी से, इसको भी पी से। ठीक है, तो मास, न्यूट्रॉन का जो मास है वो md, और md जो है वो कितना है 2 है, और चार्ज जो देखा जाए वो डी, और वो कितना हमारे पास है 1। अब बात करें अल्फा कण। अल्फा कण आपको होता है हीलियम का नाभिक होता है, तो इसका जो मास है वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो कितना है 4 मास ऑफ, सॉरी चार्ज दिखा दे, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल तो वो कितना है 2e, e के बराबर कह दो इसको, e के बराबर। और इसमें me, इसमें भी me, सॉरी mp प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बराबर mp, ये सारे इसके बराबर हो। अब हमें क्या निकालना है, त्वरण का अनुपात। एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में तो कार्यरत बल है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कार्यरत बल वो होता है S बराबर Q इंटू E, और इससे अगर त्वरण प्रोड्यूस होता है तो बराबर कितना होता है ma। यहाँ से हम त्वरण निकाल ले तो Q बराबर कितना, सॉरी A बराबर कितना देगा Q अपॉन में E अपॉन में कितना देगा F। ये हमारे पास आ गया, अलग अलग के लिए निकाल लो। पहला हमारे पास किसके, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए चार्ज होता है E, विद्युत क्षेत्र है ये MP। बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए AD, ये कितना होगा E अपॉन में ये 2MP। इसके बाद हमारे पास है अल्फा कण के लिए, वो कितना है 2E, कैपिटल E अपॉन में कितना देगा 4MP। काट दो इससे, तो कटने पर हमारे पास कितना हो जाएगा E, कैपिटल E अपॉन में 2MP। अब देखिए विद्यार्थियों, हमें इन तीनों क्या लेना है, अनुपात लेना है। तो अनुपात लेने पर कितना देगा, प्रोटॉन रेशियो न्यूट्रॉन रेशियो अल्फा पार्टिकल जो होगा वो इक्वल होगा किसके, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे एक अनुपात हो जाएगा 1/2, अनुपात हो जाएगा 1/2। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 2:1:1। ये आपका आंसर है।